दृष्टियों के आधार पर एक कंसेप्ट है लाल किताब में, सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ भाव। सिंपल सी बात है, जो सोया हुआ ग्रह होता है या सोया हुआ भाव होता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। वह स्लीपिंग स्टेज में है, अपना परिणाम नहीं दे पा रहा है। या जैसे वो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी शक्ति भूल गया, उस ग्रह में शक्ति तो है पर वह अपना अच्छा असर नहीं दिखा पा रहा। तो ग्रह कैसे सो जाता है? लाल किताब के अनुसार जिस ग्रह के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो। ज्योति जी, अस्त होने का कंसेप्ट लाल किताब में नहीं है, तो सुला दो थोड़ी देर के लिए, है सोने दो। सोया हुआ ग्रह का मतलब सिंपल है कि जिसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि में नहीं। अगर उस ग्रह को कोई भी नहीं देख रहा, यानी कोई भी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाता है। 12 भाव है। अब 12 भाव में से यदि कोई भाव कुंडली में ऐसा है जिसके अंदर ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह की दृष्टि है, दो शर्त है यहाँ पर, कोई ग्रह भी नहीं बैठा और कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो वो भाव सोया हुआ भाव माना जाता है। अब दृष्टियां देखो कितनी कहाँ से आ रही हैं, तो चांस कम है सोए रहने के। गुरुजी दोनों कंडीशन होनी चाहिए? नहीं, दोनों में से कोई भी। कोई हाँ भी? दोनों। अच्छा। हाँ दोनों, सोने के लिए दोनों, कि कोई हाँ। बैठा, अगर कोई बैठ गया तो जागा हुआ माना जाएगा। अच्छा, कोई भी ग्रह बैठा है तो जागा हुआ माना जाएगा, भाव जागा हुआ माना जाएगा। भाव तो जब ही सोएगा ना ही उसमें कोई ग्रह बैठा है ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही। जैसे मान लीजिए पंचम भाव है किसी का, पांचवें भाव में कोई ग्रह भी नहीं बैठा और आपने पूरी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से देखा कि किसी ग्रह की दृष्टि भी पांचवें पर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे भाई पांचवा ग्रह सो गया। सर दृष्टियां वाली देखनी है या वैदिक की देखनी है? वैदिक की तो देखनी ही नहीं ना, जब तो सिखाई है, नहीं तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं तो आप ठीक है, लोगों को तो मालूम वैदिक की ही। दृष्टियां ठीक है सर। नहीं, वो तो आप लोगों को पहले से ही आती है। मैंने कहा था बस देखो, है बहुत आसान, बस ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आप थोड़ा सा अलग ढंग से देख रहे हो, और कोई बात नहीं है, पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में तो दृष्टि के साथ में मसनूई भी फिट करना है? हाँ वो तो सारे लगेंगे विश्वामित्र, सारी चीजें फिट होंगी। अच्छा, मतलब दृष्टि देख रहे हैं तो मतलब मसनूई मानेंगे ना फिर उसको, दृष्टि अगर आ रही है मसनूई तो कंसेप्ट बिल्कुल बना रहेगा, तो दृष्टि के साथ में पैरेलल चलेगा ना वो सारी चीज, वो जैसे ना वैदिक ज्योतिष में सारे नियम एक साथ लागू होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी एक साथ लागू होते हैं, पर जब स्टेप स्टेप में बताते हैं तो धीरे 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 करके वो बताए जाते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई, सोए हुए ग्रह को जगाना कैसे? एक तो ये अपने आप भी जागते हैं, अपने उम्र के हिसाब से जागते हैं। अगर कोई ग्रह सोया हुआ है तो अपनी उम्र में जागेगा। अपनी उम्र में जागेगा मतलब जैसे सूर्य 22वें में जागेगा, चंद्रमा 24वें में जागेगा, शुक्र 25वें में जागेगा, मंगल 28वें में जागेगा, बुध 34वें में जागेगा, गुरु 32वें में जागेगा, राहु 42वें में जागेगा, केतु 48वें में जागेगा और शनि 36वें साल में जागेगा। ये अपनी उम्र आने पर जाग जाते हैं। तो प्लीज रिपीट कर दो। प्लीज रिपीट। ओहो, बड़ी मेहनत हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं दोबारा। सूर्य 22वां, मैंने तो ये वैदिक में भी करा दिया, लाल किताब का नियम था, वैदिक में पढ़ाता आ रहा हूँ जी जी सर चंद्र 36 में, चंद्र 24 सर लास्ट वाला कौन सा बताया? 36 में तो सपने टूटने से लगते हैं बंदे के, सपनों की उम्र तो 24।
शनि है 36। जब बंदा केतु सोचता है मैं 48 में, कुछ भी उसके बन बाद कौन जाऊंगा। सा बताया? चंद्रमा 24वां, 25वें में शुक्र, मंगल 28, 28, मंगल 28, जुपिटर गुरु 32, 32, मरकरी 34, सैटर्न 36, राहु 42, केतु 48। अब सोए हुए भाव को कैसे जगाना है? हाँ, भाव कई बार मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना, भाव मिल जाते हैं। कोई कोई भाव ऐसा होता है। दिक्कत जब आती है जब दूसरा भाव या 10वां भाव या पहला भाव फंस जाता है। पहला भाव नहीं फंसना चाहिए, बस बाकी तो देखी जाएगी, यानी बंदे को कोई समझा ही नहीं सकता। पहले भाव के साथ अगर पहला भाव में अगर कोई ग्रह ना बैठा है और ना ही कोई ग्रह देखता है तो सोया हुआ भाव माना जाएगा, और उसको आपने मंगल ग्रह के उपाय बता देने हैं, उसको जगाने के लिए मंगल ग्रह के उपाय। अब यहाँ क्या आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ा। मूंगा तुरंत पहना दो उसको, मूंगा रतन तुरंत पहना दो, हनुमान जी के पाठ पूजा करने बता दो, लाल रंग का रुमाल साथ में रखने के लिए बताओ, मंगल के लिए एक्सरसाइज बताओ, मंगलवार का उपवास करना बताओ, मंगल ग्रह के मंत्र जाप बताओ, यानी उसको तुरंत एक्टिवेट करवा दे। ये तो बंदे का बुद्धि काम नहीं करेगी, तो आप कितना मर्जी बार बार समझाए जाओ, बार बार समझाए जाओ, उसको समझ में नहीं कुछ आना, अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्या ऐसा दिमाग, ऐसा व्यक्ति कोई पागल होता है? बिल्कुल पागल ही होता है, बहुत सामान्य व्यक्ति होगा, बस उसकी जो सपने होंगे वो सेक चिल्ली जैसे होंगे। गुरुजी इसमें मंगल की पोजीशन, गुरुजी इसमें मंगल की पोजीशन कहीं हो, कहीं हो, ये मैं उपाय बता रहा हूँ, एक एक भाव करके बताऊंगा ताकि दिक्कत ना आए। ये मूल चीजें हैं जो आप कुंडली जब देखेंगे ना तो आपने पॉइंट आउट करना है कि कोई भाव सोया हुआ तो नहीं है, कोई ग्रह तो सोया हुआ नहीं है। जो कमियां है ना कुंडली की वो साइड में लिखनी है, तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे। व्यक्ति का मंगल बद तो नहीं है, जो मेन मेन कारण है ना वो आपको समझने होंगे। कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था, एक व्यक्ति का मंगल अष्टम भाव में था, बहुत इंटेलिजेंट कोई थी, बुद्ध भी उसका बहुत बढ़िया बुद्ध था, शुक्र भी बहुत शानदार था उस व्यक्ति का, बहुत अच्छे परिवार का लड़का था, एक्सीलेंट, बाहर से पढ़ करके वो बच्चा आया हुआ था। और मैंने देखा कि इसका मंगल जो है बद है। वो उस बंदे की प्रॉब्लम सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। मैंने बहुत जल्दी उसको डायग्नोज कर लिया, मंगल बद के कारण बता रहा हूं। उस बंदे की है ना नौकरी जो टिक नहीं पा रही थी, जबकि शनि ग्रह बहुत स्ट्रांग था। आप हैरान होंगे, शनि ग्रह बहुत स्ट्रांग था, उसके बावजूद नौकरी नहीं टिकती थी। उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। उसने अपनी बातें कही बड़े शालीनता से। मैंने एक ही बात कही, तुम्हारा मंगल बद है, और मंगल बद के कारण तुम्हारे झगड़े होते होंगे, तुम्हारे विवाद होते होंगे, तुम अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते होंगे। तो उसने सारी बात मान ली कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ डिबेट्स हो जाती है, खामखाई डिबेट्स हो जाती है। जबकि वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा मेहनत था, बहुत हाईली इंटेलिजेंट बंदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स उसने किया हुआ था, कंप्यूटर का महारथी आदमी था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। आप ये देखिए उस व्यक्ति को सिर्फ मंगल बद की वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि घर परिवार बहुत अच्छे हैं। उसको सिर्फ मंगल बद के उपाय लिख करके दिए मैंने। तो ये कुछ चीजें हैं जो लाल किताब में आपको जो सबसे पहले पकड़नी है, ऋण आपको पकड़ने हैं कि कौन कौन से ऋण इसकी कुंडली के अंदर बने हुए। तो ये पॉइंट अगर आप पकड़ते चले जाओगे ना तो फिर आपको चीजें भी समझ में आने लग जाएंगी कि इस व्यक्ति के जीवन में किस पॉइंट पर कमजोरी है, कौन सा पक्ष इसका मजबूत है। एक बार बता दीजिए पहला भाव कैसे? मैडम जी ऐसे बार बार नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं 3 बार रिपीट किया है कि पहले भाव को मंगल ग्रह से जगाना है। सारे अलर्ट
कैसे चलेगा कि वो सोया हुआ है? पता कैसे चलेगा अगर उसके अंदर कोई भी ग्रह वो नहीं है? दोबारा देखना, अभी मैं दूसरे Disturb भाव हो का जाते हैं। बताऊंगा जब देखना है ना प्लीज। डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली में मेरा मंगल जो है ना बद बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा नेक है। क्यों, कैसा है तो जी? मंगल बद मत लो। सेकंड हाउस को अब समझो आप बात। कोई भी भाव सोया क्या होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब सेकंड भाव कैसे सोया होगा? अगर दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, दूसरे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, ना ही दूसरे भाव को कोई ग्रह देखता हो, तो यहाँ पे कैसे देखने वाला मामला कैसे बनेगा कि 8वें में कोई ना बैठे। जब कोई नहीं बैठेगा तो कोई देखेगा भी नहीं, और कोई दूसरे में बैठा भी ना हो, तो दूसरा भाव सोया हुआ होता है। अब दूसरे भाव सोया हुए हैं होने का तात्पर्य यहाँ पे समझना, ऐसा नहीं कि वो बोल उसकी वाणी नहीं होगी या उसका कुटुंब नहीं होगा, ये मत। सोए हुए का मतलब वो अपनी एफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो अपनी राइट कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात वो बोलना चाहता है वो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा। वो अक्सर ये कहेगा यार मैं बोलना तो इसको ये चाहता था पर मुंह से ये निकल गया और झगड़ा हो गया, तो अपनी सही बात को सही तरीके से नहीं कह पाएगा। यही कारण है वो धन भी ढंग से नहीं कमा पाएगा, और धन आ जाएगा यानी कहीं सैलरी सुलरी ले भी आया तो उसका पैसा दाएं बाएं वेस्ट ऐसे ही हो जाएगा, वो पैसा भी नहीं जोड़ पाएगा। इसे कहते हैं सोया हुआ। तो सोए हुए का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मान लें कि ये बिल्कुल नहीं कमाएगा, 1 रुपया ही नहीं कमाएगा या बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि सोया हुआ है का मतलब वो अपना सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों का। क्लियर? अब सेकंड हाउस को जगाने के लिए हम चंद्र ग्रह की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मोती धारण करवाओ उन्हें, भगवान शिव की पाठ पूजा बताओ उन्हें, चंद्र ग्रह के मंत्र जाप बताओ उन्हें माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भाव जाग जाए। और भाव जगाना जरूरी है पर आसान है, ध्यान रखना, भाव जगाना जरूरी है पर आसान है, मतलब ये रेमेडी बहुत जल्दी असर पैदा कर देती है तीसरे भाव को जगाने के लिए। और तीसरे भाव में भी वही रूल, हर भाव में यही नियम लागू होगा कि कोई ग्रह उसमें बैठा हुआ भी नहीं है और कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तीसरा भाव अगर सोया हुआ होता तो फिर वो एफर्ट्स नहीं करता बिल्कुल भी। फिर जिसको घर परिवार में नकारा निकम्मा टाइप बोल देते ना, अरे ये कर ले, अरे ये कर दे, वो बेचारा सुनता रहेगा, हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, ऊपर करके नहीं देता है, वो एफर्ट्स नहीं करता किसी काम के लिए, भाई बहनों से भी उसकी इतनी नहीं बनती है, तो वो भी चक्कर फंस जाता है। तो तीसरे भाव को बुध ग्रह के द्वारा जगाया जाए, यानी कि जब बुध ग्रह के द्वारा का मतलब है उसके बुध की रेमेडी करनी है, बुध के अच्छे वाले उपाय करने हैं। और अच्छे वाले उपाय में आप उसका रत्न धारण करवाएं, आप उसके मंत्र जाप बताएं। देखो ध्यान रखना, लाल किताब में मंत्र जाप के लिए, पाठ पूजा के लिए मना नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके मंत्र जाप, पाठ पूजा उन्हें बताएं, रत्न धारण बताएं। जिस भी चीज से ग्रह की शक्ति बढ़ती हो, बुध ग्रह की शक्ति बढ़ती हो, वो सारे उपाय आप बता सकते हैं, उससे तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे भाव के लिए कई कई जगह लिख रखा है शुक्र ग्रह का उपयोग करने के लिए भी लिख रखा है, तो शुक्र ग्रह का उपयोग भी लिख सकते हैं आप। चौथा भाव, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जब ग्रह की दृष्टि देखनी है तो लाल किताब के अनुसार देखनी है, ये ध्यान रखना, तो सोया हुआ माना जाएगा। ये नहीं कि 12वें भाव में गुरु बैठा है और वो उसको 5वीं दृष्टि से देख रहा है तो आपने कहा हो ये तो दृष्टि आ गई, वो नहीं देखना। लाल किताब की दृष्टि आई कि नहीं आई है वो देखना है, या कोई ग्रह बैठा। तो अगर चौथा भाव सोएगा तो उसको चंद्रमा के उपायों से आपको जगाना है। सर इसमें सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम तो मैं अभी लंबा कोर्स करवाऊंगा ना, 2 तारीख से हम लोग शुरू करें, 5 तारीख से, तो उसमें फिर आएंगे। उसमें 2 फीस रखनी है आपने, एक 21,2200 रखी है, एक 900 रखी, कौन सी दें? नहीं, जो इस बैच के स्टूडेंट है सबके लिए वो 900 वाला ही मामला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो आप ही लोगों के लिए रखा है।
अच्छा लॉयल्टी बोनस है वो। हाँ, वो लोयल्टी बोनस है। नयो के तब लिए तक तो हमारा 3000 रुपये लिखा है। कैशबैक हो गया ना, कैशबैक। 3000 लिखा, 2200 लिखा, पता नहीं 2100 लिखा, ख्याल नहीं। 2100 लिखा है उनके लिए जो एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट है, यानी कि अच्छा, अच्छा। और जो और हमारे कोर्स आउटर में है सर्कल के, और हाँ, हमारे जैसे- लाल किताब में नहीं है, यस समझ गए। और जो बाहर के होंगे उनके लिए 3000। तो सर तब तक हमारा ये वाला कोर्स फिनिश हो जाएगा जो ये चल हाँ रहा हाँ, है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, पंचम भाव उसे लंबा चलाएंगे 6 महीने, जो एक एक चीज है ना, सूत्र बता बता के, जब टक्कर के ग्रह भी कराएंगे तो 1 घंटा पूरा लगाएंगे उसके ऊपर विद एग्जाम्पल। पंचम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई नहीं देख रहा, तो सूर्य से जगाना है। तो मैं सिर्फ किस ग्रह के द्वारा जगाना है उसका मैं बता रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, थोड़े सूत्र और कराऊंगा। छठा घर अगर सोया हुआ है तो उसको बुध ग्रह से जगाना है। सातवां अगर सो गया तो शुक्र ग्रह से, सॉरी, छठा भाव, छठे छठे अगर सोया है तो राहु से जगाया जाएगा। राहु के उपाय, बुध से नहीं। सप्तम शुक्र से, अष्टम मंगल से, फिर वो राशियों का हिसाब लगा लेना, सिंपल। नवम गुरु से, दसम शनि से, 11वां शनि से, और 12वां फिर गुरु के उपाय से। सिंपल है, छठे में अलग है। सर केतु कहीं भी सर नहीं छठे में केतु नहीं लिया। नहीं, केतु तो उसका ऑफिस है, पर जगाया राहु से जाएगा। ओके। छठा जो भाव है वो बुध की जमीन है और केतु का कब्जा है, जिसका केतु ने अपना ऑफिस बना रखा है, हेड ऑफिस है, पर वो जगाया राहु से जाएगा। नवम भाव गुरु से। नवम भाव गुरु से। गुरुजी सेकेंड हाउस जो हम चंद्रमा से जगा रहे हैं वो क्या उच्च का होने का लॉजिक लेके करेंगे या कुछ और? उच्च का होने का भी लॉजिक है, और या आप ये भी कह सकते हो, लाल किताब में चंद्रमा को धन यानी लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी को चंद्रमा से देखा जाता है। गुरुजी हमें अष्टम भाव को जगाने ये की क्या जरूरत है? जो है, अष्टम भाव को हमें जगाने की क्या जरूरत रहती है यदि ये कोई भी बात ठीक है, मत जगाओ उसको, सोया में रहे। अष्टम में गुह्य विद्या है, अष्टम में तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी है। आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अष्टम में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, शिवांगी जी, नहीं है। ज्योतिष कैसे सीखोगे? हाँ हाँ हाँ, कल साइंस ही हमारा अष्टम से आता है। यस यस, गुह्य विद्या पूरी की पूरी उसमें है। नहीं, शिवांगी जी भी ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से। लाल किताब के कुछ संस्करणों में लिखा हुआ है कि अष्टम भाव को जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हर एक राइटर ने ऐसा नहीं लिखा है। मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई काम ही अष्टम भाव से रिलेटेड कर रहा है तो उसको जगाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि किताबें पुरानी लिखी हुई है। क्योंकि लाल किताब में अगर आप पुराने उसको देखोगे तो वहां सीधा अष्टम भाव को लिखा है मौत का फंदा। अब किसी ने यही सोच के नहीं लिखा होगा, उसने कहा ये तो मौत का फंदा, इसको काहे को जगाना, तो मौत आ जाएगी। तो हो सकता है इस माइंडसेट से ये बात लिखी, ऐसा मैं इमेजिन कर। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे। हाँ सर अगर किसी का फर्स्ट हाउस और 8th हाउस दोनों ही अगर सोया हुआ है और अगर हमें जगाना फर्स्ट हाउस को है और रेमेडी मार्च की शुरू करी, यहाँ पर तो दोनों ही हाउस आपके एक्टिवेट जूस पी पहली लिया। बात तो बाकी लोग सब म्यूट पर आ जाएं, प्लीज म्यूट पर आ जाएं, नहीं प्लीज मैं म्यूट बोल पर रही आ हूँ जाएं। कोई बात नहीं, मैसेज वैसेज कर देना, पापा पूछेंगे तो हम बोल देंगे ऊपर 1000 तक गया है। सॉरी, हमें आप सबकी, सारे घर परिवार की बातें सुनाई दे रही हैं, कृपया ना बताएं हमें, नहीं हम ये बातें YouTube पे चला देंगे। जी सर, फर्स्ट और 8th हाउस वाला सर।
हाँ जी, अब बताइए मालविका जी, आप कह रहे हैं अगर किसी का पहला भाव सर अगर फर्स्ट हाउस, हाँ फर्स्ट हाउस और 8th हाउस अगर दोनों ही सोए हुए हैं, ना हाँ दृष्टि आ रही है ना कोई ग्रह है, और नहीं, अगर ऐसा हम हो गया, ऐसा सच में हो गया, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये? सर अगर हम अपने चार्ट की बात करते हैं तो मेरे चार्ट में ऐसा ही है कि मेरे अरे फर्स्ट हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है, 8th में भी कोई प्लैनेट नहीं है, नहीं, दृष्टि भी देखना है मालविका जी, तो दृष्टि केवल भी नहीं आ रही, किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही। बड़े ध्यान से देखना, ये सोया हुआ मामला गड़बड़ होता है ये। हाँ जी, लेकिन 8th हाउस मेरा एक्टिवेटेड इसलिए मान सकते हैं क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं। ये शनि की 7.5 चल रही है, फिर एक्टिवेट कैसे हो गया, मैं समझा नहीं। तो शनि की 7.5 से 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होता, शनि का हाउस है ना। नहीं, किसने कहा? अ, नहीं, मैं समझा ही नहीं बात। शनि अष्टम में बैठा है, ठीक है, नहीं जब सर। तक संबंध ना बने, ध्यान रखना ज्योतिष में, जब तक किसी ग्रह का किसी भाव के साथ संबंध नहीं बने, आपने अपने आप ही नहीं मान लेना हाँ जी सर, यहाँ पे कि नहीं वो बना, एक्टिवेट। मतलब यहाँ पर फर्स्ट और लाल 8th हाउस किताब के कोई- अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो लाल किताब के अनुसार बात करो कि लाल किताब के अनुसार अगर शनि का संबंध अष्टम से बन रहा है तो हम अष्टम को मानेंगे ना, तो अदरवाइज काम का ही नहीं मानना है ना। ओके सर, ठीक है, इस पॉइंट को अलग ले लेते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट और 8th में दोनों ही अगर ना कोई तो planet- मंगल के उपाय तुरंत आरंभ कर देने चाहिए मालविका जी। ओके ठीक है, और किसी का सोया हुआ तो नहीं है? सर मेरा मैं गायत्री, मेरा पहला, 7वां और 5वां तीनों सोए हुए हैं। क्या? ओहो, पहले में भी कोई नहीं है, 7वें में भी कोई नहीं है, 5वें में भी कोई नहीं है, और दृष्टि भी कोई नहीं है तीनों में। आपके तो उम्र के हिसाब से भी जाग रहे होंगे गायत्री जी, कि उम्र ठीक के है सर। हिसाब से भी जाग जाते हैं। एक तरीका और है, जिस भाव का, जैसे कि वो भाव जिन चीजों का कारक होता है वो कार्य जीवन में होने से भी जाग जाते हैं। जैसे पंचम भाव, अगर किसी के संतान हो जाएगी तो 5वां भाव जागा हुआ माना जाएगा। बस फिर सर मेरा 7वां भाव, तो फिर जैसे कि किसी की शादी हो जाए तो भी वो जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है सर। शादी मान लीजिए 22वें साल में हो गई और शुक्र जगाएगा 25वें में, तो अगर शादी पहले हो जाएगी तो 7वां भाव पहले ही जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है सर। अगर किसी की नौकरी लग गई तो 6ठा भाव जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है तो सर। ये चीज इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। और नहीं भी है फिर भी अगर किसी तरह का कोई वहम है तो मेरा ये मानना है कि उपाय अच्छे वाले वैदिक उपाय आपको कर लेने चाहिए, नहीं सर, जो आप सही कह उपाय रहे हैं, मैंने इस तरह नुकसान से नहीं। सोचा नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, जो है उपाय भी करके देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है लाल किताब के स्टूडेंट को उपाय अपने लिए खुद जरूर करके देखने चाहिए। इससे उसको अनुभव आएगा कि रेमेडीज कितना % वर्क करती हैं, कब करती हैं, कब नहीं करती हैं। उसका वो विश्लेषण जब तक उससे हम नहीं करेंगे तो दूसरों को बताने के बाद वो खुद कंफ्यूज रहेंगे। अन्यथा दूसरा जब प्रॉब्लम लेकर के वापस आएगा कि मैंने उपाय किया था, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी और आपके पास जवाब भी नहीं होगा किसी प्रकार का, या विश्वास नहीं होगा। और विश्वास होना ज्योतिष में बहुत जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर को अपनी दवा पे विश्वास नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ है। तो कितना % रिजल्ट आता है, जैसे मैं आपको उपायों में कई बार बताता हूँ कि किसी को डिप्रेशन हो जाए, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, सो ही नहीं पाता है, दवाइयां खाए बगैर उसको नींद नहीं आती है। आप उसको कहो, अगर उसके पास पैसा जेब में ठीक ठाक है तो अपने वजन के बराबर का चावल बनवा करके एक ही दिन गरीबों में बंटवा दे, यानी कि खीर बनवा करके बंटवा दे अगर उसकी जेब में पैसा है। और नहीं तो उसके वजन का 1/10 भाग के वजन के बराबर की खीर गरीबों में बंटवा दे, मंदिर के बाहर, खास करके शिव मंदिर के बाहर। सिम्टम क्या आएगा, जैसे ही वो खीर बांट करके आएगा उस दिन उसको बिना किसी दवाइयों के असर के नींद आएगी और बहुत गहरी नींद आती है। हो सकता है वो नींद 10 घंटे चले, 12 घंटे चले, 14 घंटे चले। और ये ऐसा आपको कई बार लोग आपको बताएंगे कि ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि किस उपाय का रिजल्ट कितनी देर में। तो इन कुछ उपाय आपके पास ऐसे होने चाहिए
जिसके कि इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। ये उपाय किसी को भी दिया जा सकता है सर? किसी को भी दिया जा सकता है, डिप्रेशन का पेशेंट हो, हाँ चंद्रमा नींद नहीं आ रही हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, है ना, दवाई के बगैर उसका गुजारा ना चलता हो, दवाई का असर टूटते ही वो फिर डिप्रेशन में जाता हो, या हिस्टीरिया का पेशेंट हो, बार बार, कई बार लेडीज में भी हो जाता है कि उनको बार बार रोने का ही मन करता रहता है, वो बात कहेंगी, कहते कहते ही रोना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है। तो अगर ये इस तरह की कोई लेडीज को भी होता है, जेंट्स के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लेडीज के साथ ही होता है, जेंट्स के साथ भी हो जाता है कि वो अपनी बात बताते बताते रोने लग जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये एक स्टेज है, डिप्रेशन की स्टेज है। तो उस स्टेज में भी आप लोग ये उपाय करवा सकते हैं। ये इमीडिएट के फास्ट रेमेडी वाले उपाय हैं, बाकायदा आप इसको करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उसकी ढंग से कुंडली देखें और लंबे समय के उपाय बताएं। डिप्रेशन के लिए फिर वो सब चीजें बताएं कि अगर चावल के लिए चंद्रमा है तो कड़ी चावल कब बंटवाने हैं, काले चने और चावल कब बंटवाने हैं, नमकीन चावल कब बंटवाने हैं। ये चीज आपको ग्रह और ग्रह की दृष्टियों से पता चलेगा। मान लीजिए चंद्रमा है, की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, तो अब नमकीन चावल बंटेंगे, परंतु बृहस्पति का आ रहा है असर और बृहस्पति फिर कड़ी चावल बंटेंगे। तो आपने इस तरीके से चीजों को देखना है। अभी एक दो नियम और लिखवा देता हूँ, फिर इससे आपको दृष्टि वाला और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर ग्रह अपने से 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र मानेगा, यानी उसको मदद। हर ग्रह अपने से 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को मित्र मानेगा। अब यानी कि मान लीजिए किसी के पहले भाव में सूर्य बैठा है और शनि बैठ गया 5वें भाव में। अब समझने वाली बात यह है, तो शनि उसका मित्र माना जाएगा सूर्य का, यानी कि पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, चाहे उसका वो शत्रु ही क्यों ना हो, तो उस कुंडली में मित्र की तरह व्यवहार करेगा। तो शनि और सूर्य की जो मित्रता शत्रुता है ना, इस प्रकार से लाल किताब में डिसाइड होगी कि अपने से किस स्थिति में बैठा है। अगर ये अपने से पंचम में बैठ गया तो इसका मतलब ये मित्र है, ये एक दूसरे को मदद पहुंचाएंगे। और अपने से 9वां बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह की बुनियाद होगा। बुनियाद होगा मतलब नींव होगा, उसकी जड़ होगा, आधार भूमि होगा। लाल किताब में बहुत बार जिक्र आएगा जड़ का, और जड़ का एक मतलब लाल किताब में राशि भी होता है कि उस ग्रह की राशि। तो यहाँ पर जड़ से मतलब है कि उसकी मेन मजबूती जो है ना, हर ग्रह की मेन मजबूती उसके 9वें भाव से है। जैसे पहले भाव को मजबूती देने का काम कौन करेगा? 9वां भाव करेगा। पंचम भाव को मजबूती देने का काम कौन करेगा? पंचम भाव को कौन देगा? उससे 9वां, उससे 9वां, में से 9वां, पहला भाव, पहला भाव। तो ये सूत्र याद रखना। तो अगर अपने से 9वें में कोई ग्रह बैठा है तो एक प्रकार से उसकी बुनियाद को मजबूत करने वाला माना जाएगा। जैसे पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो 9वें भाव को मदद देगा, 9वें भाव की बुनियाद को मजबूत, पंचम भाव की बुनियाद को मजबूत करेगा। अब सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है केतु है, सबसे ज्यादा टाइम लिया है जागने का केतु ने, 48 वर्ष। 48। तो इसका अर्थ ये माना जा सकता है कि 48 वर्ष के बाद सारे ग्रह भाव जाग जाते हैं, सारे ग्रह जाग जाते हैं। सर मोक्ष की तरफ चल पड़ता है ना आदमी। नहीं, ये तय करना होगा ना कि एक आयु की सीमा के बाद जगाने इंपॉर्टेंट है। देखो जी, एक बात कही गई है अपने कि जो बंदा 48 वर्ष तक नहीं समझा किसी बात को लेके जीवन में, तो अब उसके ऊपर प्रयास करने छोड़ देने चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कई लोग कहते हैं ना, यार सुधर जा, ये काम मत कर, वो काम मत कर। अगर वो काम 48 साल तक करता चला जा रहा है तो अब उसे एक डॉक्टर के अलावा कोई नहीं सुधार सकता। डॉक्टर तो कह सकता है भाई देख लियो फिर तो, है
तो हमारे उधर की तरफ एक डॉक्टर वैद्य जी थे, तो वो कोई फ्रेज नहीं करता था, वो कहता था अगली बार आए तो अपना कफन काठी का इंतजाम करके ही सोच समझ करके आइयो, और अपने घर परिवार रिश्तेदार वालों को बुला लियो भाई, और फिर दुनिया का कोई डॉक्टर तुझे नहीं सुधार पाएगा। या तो बंदा ही नहीं आता था, मतलब बंदा डॉक्टर ही बदल देता था कहीं तो बड़े ढीठ होते ना, डॉक्टर ही बदल देते हो, कहते वैद्य जी ठीक नहीं है, या वो सुधर करके आता था, दो में से एक काम हो जाते थे। और अक्सर शराबियों के साथ देखा है कि ये चीजें होती हैं, वो शराब नहीं छोड़ पाते, पर डॉक्टर जब कहता है भाई लीवर ने जवाब दे दिया, तो फिर वो छोड़ देते हैं, और क्या करें। अब एक नियम और समझ लीजिए, वो है टक्कर का नियम। बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ग्रह से अब बैठा हुआ 8वां, हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है, और लाल किताब में टक्कर वो नेगेटिव सेंस से देखा जाता है। और यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा, चाहे वो उसका मित्र हो चाहे उसका शत्रु हो, वो टक्कर मारता है। टक्कर एक एक्सीडेंट की तरह देखती है लाल किताब। जब टक्कर मारेगा तो जिस ग्रह पर टक्कर पड़ेगी उसको डेंट पड़ेगा अच्छा खासा। जैसे कि पहले भाव में किसी का सूर्य बैठा है और गुरु बैठा है 8वें में, तो आप सूर्य पहले में बैठा है तो वहीं से गिनना शुरू कर दो, तो सूर्य अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। तो ये टक्कर मारेगा किसको? गुरु को, बेशक गुरु उसका मित्र ही क्यों ना हो, यानी कि उसको बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा, उसको उसकी बुनियाद हिला देने तक प्रयास करता है, यानी कि उसको काफी जोर की टक्कर लगती है, काफी बड़ा डेंट पड़ता है। तो लाल किताब में ये चीज अच्छी नहीं मानी गई। तो ये हर ग्रह से, हर ग्रह अपने से 8वां, अपने से 8वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसको टक्कर मार देगा। जैसे 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो, और सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, सेकंड वाले को वो टक्कर मार देगा। समझ में आए बात? सिंपल है, पीछे से उसको टक्कर लगती है और आगे से भाव को नहीं, ग्रह से देखना है सर भाव को, ग्रह को देखना है। आप ग्रह से गिनना शुरू कर देना कि उससे 8 भाव गिनेंगे, अगर उनमें कोई ग्रह बैठा है तो उसको टक्कर मारेगा, अगर कोई ग्रह ही नहीं बैठा तो फर्स्ट क्लास। 11वें घर में बैठे ग्रह, 11वें भाव में बैठे ग्रह 6ठे को टक्कर मारेंगे। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वहां से 8 गिनेंगे तो 6ठा भाव आ जाएगा, तो 6ठे में अगर कोई ग्रह बैठा होगा वो उसको टक्कर मार देगा। तो ऐसे में वर्षफल में आपने ये नियम लगाना है यू का ये टक्कर वाला, कि इस साल कौन किसको टक्कर मार रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो लाभ का ग्रह किसको टक्कर मार रहा है? नौकरी को। तो लाभ कहाँ डिस्टर्ब होगा? नौकरी की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, या लाभ डिस्टर्ब हो जाएगा किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने ये कहना है। तो ये टक्कर जो होती है इसमें मित्र शत्रु का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस जो भी 8वें भाव में आ गया, जो मिल गया वो ग्रह उसको टक्कर मार देगा। सर ये सिर्फ वर्षफल में ही देखना है कि बुनियादी कुंडली में ही देखना है? मेन कुंडली में भी देखना है पर वर्षफल में भी देखना है। मेन कुंडली में तो जो टक्कर लग रही है सो लगी रही है, उससे तो ये पता चलेगा ना आपको कि भाई कहाँ गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताएं कि चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है किसी व्यक्ति, और राहु बैठा है 3रे भाव में, तो राहु अष्टम दृष्टि मतलब 8वीं टक्कर किसको मार रहा है? चंद्रमा को मार, 10म भाव में बैठे हुए चंद्रमा को। तो अब बुनियादी कुंडली में मतलब मेन कुंडली में कैसे देखेंगे? तो उसको क्या बताएंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर जब भी स्ट्रेस होगा राहु के कारण होगा, क्योंकि राहु टक्कर मार रहा है चंद्रमा को, और राहु का मतलब है अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फियर्स, यानी प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति उस बात को सोच करके ही स्ट्रेस में है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब ये वर्षफल में भी
इसी प्रकार से इन चीजों को देखा जाएगा। किसी के वर्षफल में ऐसा आ जाता है कि राहु चंद्रमा को टक्कर मार रहा है, तो वो व्यक्ति के दिमाग में मानसिक रूप से स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, बिना मतलब की बातों को लेकर के स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, कंफ्यूज बहुत रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, मन बहुत घबराएगा, तो वो सब चीजें हो जाएगी। जिस भाव को टक्कर मारे ग्रह को, अगर वहां 3-4 ग्रह बैठे हो तो कौन से मारेंगे? सब में टक्कर में मान लीजिए दसम भाव में 3 ग्रह बैठ गए, हाँ जी, हाँ जी, और तीसरे में कोई ग्रह बैठा है, वो अष्टम पे टक्कर मारा, तो तीनों को टक्कर मार देगा। अच्छा अच्छा। तो ये और तीनों पे डेंट मारेगा अच्छी तरह। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जैसे हमारे वैदिक में तो कहते हैं ना कौन ग्रह मजबूत है और कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन, यहाँ ये चक्कर नहीं है। यहाँ तो अकेला बुध भी जो है काम खराब कर देता है, उसको भी बड़ी ताकत दे रखी है ना। चक्कर भी है। हाँ गुरुजी, यहाँ पे यदि दशम में चंद्रमा बैठा है हम्म, और पंचम में शुक्र बैठा है, तो चंद्रमा शुक्र को टक्कर मारेगा। शुक्र मारे, बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही कि शुक्र चंद्रमा को मारेगा? नहीं, चंद्रमा मारेगा, चंद्रमा से 8वां गिना ना, शुक्र तक तो शुक्र वो आ रहा है। तो गुरुजी, इसमें जैसे हमने राहु में बोला कि अनवांटेड विचार आएंगे आपके, और शुक्र को मारेगा तो अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा जब भी शुक्र को टक्कर मारता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। किस मामले में नहीं माना जाता? ये भी मेंटल फटीग पैदा करता है। चंद्र शुक्र ये फैंटेसी क्रिएट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। व्यक्ति अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है और प्रैक्टिकली चीजों को कई बार नहीं समझ पाता, अपने इमोशंस वर्ल्ड के अंदर खुश रहता है और सही चीज को समझना नहीं चाहता। मतलब पता उसे सब कुछ है, फिर भी उसका दिल गवाही नहीं देता। जैसे उसने सोच लिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो भाई वो मुख्यमंत्री है, अब उसको कोई नहीं हटा सकता उस मुख्यमंत्री पद से। वो अपने सपनों में मुख्यमंत्री है, और उसको प्रैक्टिकली बेशक वो चाहे राजनीति में वो पार्टिसिपेट ना कर। तो मेरा भी राहु है ना 5वें घर पे, और 12वें घर के मून को टक्कर मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें ऐसा हो कि 2 प्लैनेट एक प्लैनेट को टक्कर मार रहे हो तो? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, तो टक्कर बड़ी हो जाएगी। एक गाड़ी को 2 गाड़ियां मिलकर टक्कर मार रही है। हाँ, किसके करने चाहिए, टक्कर मारने वाले के या जिस पर टक्कर पड़ रही है? जिसको टक्कर लग रही है अरविंद जी, जिसको टक्कर लग रही है, चोट तो उसके लग रही है। हाँ। जिस ग्रह को चोट लग रही है वो बेचारा हमें रिजल्ट नहीं देगा। देखो ज्योतिष का सिंपल कंसेप्ट है, सुखी ग्रह सुख देगा, दुखी ग्रह दुख देगा। जो सुखी ग्रह यानी कि जो ग्रह सक्षम है, मजबूत है, वेल प्लेस्ड है, वो ग्रह हमें बड़े अच्छे अच्छे परिणाम देगा जिंदगी में। और जो ग्रह नीच का है, पीड़ित है, चाहे वो गलत भाव में बैठा है, गलत ग्रहों की दृष्टि में बैठा है, किसी भी कारण से, वो आपको अपने से संबंधित या अपनी कारक चीजों के नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसलिए जो ग्रह टक्कर खा रहा है वो दिक्कत दे देगा। मान लीजिए वर्षफल में किसी का कोई ऐसा ग्रह, मान लो शनि ही है, शनि टक्कर खा गया किसी से, किसी ग्रह से टक्कर खा गया, तो उसको बेचारे को नौकरी में दिक्कतें आ जाएंगी। और दिक्कत उसको किस वजह से आ रही हुई, किसने टक्कर मारी? आप ये हमेशा ध्यान रखना, टक्कर मान लीजिए सूर्य ने मारी, तो इसका मतलब टक्कर बॉस मार रहा है उसका। हाँ, यस सर। टक्कर उसका बॉस मार रहा है, यानी बॉस उसके पीछे पड़ गया। वो कहेगा जी बॉस मेरे पीछे पड़ गया है, और साफ कह दिया नौकरी खा के मानूंगा तेरी, और वो बेचारा डरा हुआ घूम रहा है, और वास्तव में उसकी नौकरी संकट में आ गई है। तो आपने इस तरीके से चीजों को, मंगल टक्कर मार रहा है यानी कि अपने कुलीग्स के साथ या किसी और के साथ वो उसने ऑफिस में झगड़ा करवा दिया है, अब बात नौकरी के ऊपर बन रही है, और झगड़ा भी ऐसा हो गया मार पिटाई, अब उसको निकालने की बातचीत चल रही है। शुक्र ने टक्कर मार दी यानी कि कोई लेडीज पीछे पड़ गई, लेडीज की वजह से उसको संकट आ गया है। तो आपने ऐसे इवेंट्स को जोड़ना है थोड़ा, तो वो आपको पता चल जाएगा नौकरी किस वजह से संकट में आई हुई है, टक्कर कौन मार रहा है इसको। तो टक्कर जो ग्रह मारेगा वो अपने से रिलेटेड कारक चीजों को ही उसका निमित्त मात्र बनाएगा, उसको आगे लेकर के आएगा, उन्हीं की वजह से उसको परेशानी हुई। सर 9वें घर का शनि 4थे घर में बैठे वीनस को टक्कर मारेगा। क्या दोबारा बताना? 9वें घर का शनि 4थे घर में अगर वीनस है तो उसको टक्कर लगाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वीनस पे क्या असर, वीनस का क्या उसमें रहेगा असर, वीनस को कैसे? देखिए वीनस को टक्कर लगने का मतलब क्या है, अगर वो फीमेल का चार्ट है तो उसकी मैरिज लाइफ, उसकी हैप्पीनेस,
मैरिज लाइफ एंड हैप्पीनेस, उसकी ठीक है सर। गड़बड़ा। चक्कर कौन मार रहा है? शनि मार रहा है। शनि किस लिए शनि का क्या असर होता है? सेपरेटिवनेस। सेपरेटिव इश्यूज जो होते हैं, इनकी वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है या रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, क्योंकि जीव साथी जो है कहीं ना कहीं सेपरेटिव माइंडसेट से चल रहा है। दूसरा एक ये भी रीजन होता है, शनि नौकर है, नौकर की वजह से दिक्कत में आ गए हमारे रिलेशनशिप। तो कई कारण हो सकते हैं, वो क्या क्या है, वो ग्रह से रिलेटेड हर चीज का आप अनुमान लगाइए। शनि लक्षण मिलाएंगे ना, नौकर सिर्फ है, लक्षण। शनि नौकरी है, शनि ये है, शनि वो सारे एस्पेक्ट को आप लगाइए। शनि गरीब आदमी है, शनि लेबर क्लास वो सब आप लगाइए हिसाब, और फिर दिमाग लगा करके देखिएगा, तो उससे रिलेटेड ही रिजल्ट निकलेंगे। सर और एक सर अगर स्पष्ट तीन एक ग्रह मिलके मार रहे हैं, अगर 3 ग्रह, जैसे दूसरे घर में 3 ग्रह हैं, मंगल, चंद्र और मरकरी, और यही 9वें घर में बैठे हैं शुक्र, तो 3 ग्रह मिलके भी एक को टक्कर मार सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियम वही रहेगा। और कमाल की बात तो चाहे वो उसके परम मित्र क्यों ना हो, शुक्र को नहीं बख्शेंगे। हाँ नहीं बख्शेंगे। ठीक है सर, ठीक है। पर ओके। अगर राहु केतु को टक्कर मारता हो जी? हाँ फिर भी वो उसको खराब कर देगा, केतु खराब हो जाएगा। और केतु खराब होने का मतलब ये है कि उसका अगर लड़का होगा तो और स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि लड़का उसकी बात मानना छोड़ देगा, लड़का संकट में आ जाएगा, लड़का परेशानियों में आ जाएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, या वो उसकी बात को नकार देगा कि मैं तेरी बात ही नहीं मानता, ना मैं सुनता, या वो खुद ही अपने कैरियर को लेकर के, कैरियर की उम्र में होगा तो कैरियर में दिक्कत में आ जाएगा, पढ़ाई की उम्र में होगा पढ़ाई की दिक्कत में आ जाएगा, या हेल्थ की सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिंपल है। आराधना जी जल्दी बताएं। सर बस मेन यही है कि दोनों में ग्रह होने चाहिए, चाहे दृष्टि हो टक्कर हो। ऐसा नहीं है कि एक भाव खाली है और दूसरे में भाव बैठा है, ऐसा नहीं है ना। मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा, क्या बोले आप? जैसे फर्स्ट हाउस में ग्रह है कि 7वें में नहीं है, तो वो दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। नहीं, दृष्टि तो दे रहा है 7वें को, 7वें सप्तम में भाव तो को दे रहा है, मानेंगे पर वहां कोई ग्रह तो बैठा नहीं है जी, तो ग्रह के साथ मिक्स नहीं कर रहा, पर 7वें के रिजल्ट में तो पहले उसका असर माना जाएगा ना। अच्छा वो सप्तम दृष्टि तो भाव दे रहा है ना 7वें को। हाँ जी, हाँ, वो 100% दृष्टि दे रहा है। ऐसे अगर ही मान 22 लीजिए वो, मान लीजिए वहां लगन पर बैठा है चंद्रमा, तो जी 7वें को देख रहा है, तो 100% असर माना जाएगा चंद्रमा का पति पत्नी के बीच में। तो झगड़ा बड़ा नहीं होगा, चंद्रमा कभी बहुत बड़ा झगड़ा नहीं करेगा, पर छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी देगा। सुबह झगड़ा करेगा, दोपहर में झगड़ा करेगा, शाम को करेगा, अगले दिन 2 घंटे में मान जाएगा। चंद्रमा क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, उस तरह के रिजल्ट देगा। यानी पति पत्नी में जो झगड़े होंगे बहुत छोटी छोटी बातों को लेके मुंह बना के बैठ जाएंगे दोनों जने, सूर्य बड़ा मंगल मामला हो गया तो ज्यादा बड़ा झगड़ा। परंतु हाँ, अगर मंगल हो गया तो फिर मंगल तो लड़ाई झगड़ा करा देगा तगड़े वाला। और अगर वाइस वर्षा यही सप्तम में बैठा है और फर्स्ट में नहीं बैठा तो भी फिर फर्स्ट वो को देगा। सप्तम में जो बैठा हुआ है उसका अपना खुद का भी रिजल्ट है जी, और ऊपर से वो सब पहले वाला भी देख रहा है उसको, तो डबल हो गए। देखा, यहाँ लाल किताब में भी यही नियम लागू होगा कि 7वें को कोई ग्रह नहीं चाहिए, नहीं तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर भी यही नियम लागू, वैदिक वाला है कि सप्तम में ना ही बैठा हो तो अच्छा है। सप्तम में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जो भी ग्रह होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, और उसके कारक ग्रह यानी कि बुध और शुक्र वेल प्लेस्ड होने चाहिए अच्छी मैरिज लाइफ के। ये शर्त है अच्छी मैरिज लाइफ की। और अगर बुध शुक्र ही बैठे हैं अच्छे होने चाहिए, साथ में कोई ग्रह ना बैठे, वो खुद बैठ गए ना दो, फिर तो खुद दोनों खुद ही बैठ गए तो देंगे ही मैरिज में। हाँ, लाल किताब शुक्र अगर सप्तम भाव में हो तो अच्छा नहीं मानती, चौथे किसी का शुक्र चौथे में हो या 7वें में हो अच्छा नहीं मानती। मित्र ही टक्कर मार रहे हैं। हाँ वो तो वही हो गया सप्तम का कार्को भावे नाशय वाला, वो भी हो गया, लाल किताब का भी हो गया। बस यहाँ ये बात नहीं बोलनी, में बस तो हम अच्छा मानते हैं ना, नहीं। पर चौथे में तो वैदिक के हिसाब से हम अच्छा मानते हैं ना शुक्र को, सिर्फ लाल किताब के हिसाब से अच्छा नहीं मानते। अच्छे का मतलब वो किस पॉइंट पर अच्छा नहीं कह रहे, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, चाहे वो वैदिक में हो चाहे लाल किताब में, कहने के पीछे का मंतव्य क्या है उस पॉइंट को पहचानना पड़ेगा। चौथे में शुक्र इसलिए अच्छा नहीं है, चौथा भाव माँ का है, माँ का है,
और वहां पर अपनी घरवाली भी आकर के बैठ गई पत्नी भी आ जिसका सास और बहू का झगड़ा सास होता बहू सास का बहू का झगड़ा। झगड़ा हो गया ना, हाँ, तो ये चीज, तो इसलिए और- शुक्र को वहां पे अच्छा नहीं माना जाता। माँ के लिए और भी समस्याएं खड़ी कर सकता है शुक्र वहां। हाँ, तो सर फर्स्ट हाउस में अगर ग्रह हैं 2-3 और अष्टम में केतु है तो केतु उनको काटेगा, मतलब पहले वाले 8वें को काटेंगे। कोई भी ग्रह से आपने अष्टम तक गिनना है, बस 8वें में जो भी फंस गया ना उस ग्रह से, वो ग्रह उसको टक्कर मारे। कुछ ग्रह आपको ऐसे मिलेंगे जो टक्कर खा भी रहे होंगे और टक्कर मार भी रहे होंगे, दोनों ही काम कर रहे होंगे, वो टक्कर मार भी रहे होंगे और टक्कर खा भी रहे होंगे, यानी वो खुद भी बुरे परिणाम दे रहे होंगे और दूसरों से बुरे परिणाम ले भी रहे होंगे। सर बहुत घुमावदार होता जा रहा है लाल केतु। ये तो मैंने सर शमशान को इसलिए हो गया तो ना। रत्नाजी तुरंत बंद कर दिया, मगर गोल गोल ज्यादा घूम रहा है, सर इतना मैं घूमने ही नहीं देता। सर वैसे नहीं, D1 में अगर ग्रह बैठा हो लगभग तो लगभग 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 ये जो चीजें हैं ना, अब इसमें ज्यादा नियम नहीं है, अब प्रैक्टिस की जरूरत है, चीजों को बहुत सिस्टमेटिक वे से समझने की जरूरत है। हाँ, मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार करके करवाया है, तो मैं समझता हूँ कि वो जब प्रैक्टिस में आएंगे तो सारी चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हर भाव का, हर ग्रह का पूरा अलग अलग विस्तार हमारे जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। चाहते हैं। उनकी रेमेडीज कैसे बनेंगी, रेमेडीज पे बहुत काम होना चाहिए लाल किताब में, वो कैसे डेवलप होंगी। अगर जिसने भी प्रोफेशनली करना है तो उसको मेरे को समझना चाहिए। 26-27 लोगों ने यस किया है, पुराने लोगों ने, अभी तक मेरे पास 26-27 लोगों का आ गया है कि जिन्होंने यस कर दिया है, जो 5 सितंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप में से उनको फिर डिटेल में, क्योंकि ये हम 6th मंथ का लेकर के चलेंगे लगभग, इसमें हम 5 अक्टूबर से सर। हाँ 5 अक्टूबर से बहुत डिटेल में हम लोग इसको करने वाले हैं। और कुछ चीजें जो छूटी हैं, जो हमने इस कोर्स में नहीं ली, जानबूझ करके नहीं ली क्योंकि वो बड़ी थी या वो बहुत इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगी उस समय, तो वो भी चीजें हमने इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है सर। इसमें वास्तु को भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसमें शामिल करेंगे, और भी चीजों को बहुत ढंग से शामिल करेंगे। सर वैदिक की भी साथ थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे? नहीं, लाल किताब के नियम तो लाल लाल किताब के साथ नहीं है। अरे वो तो भूल जाएंगे आप। हाँ जी, ठीक जो है। लाल किताब की ओरिजिनल बुक है सर, उसमें तो हाथ की रेखाओं को भी देखा गया, हाँ, सामुद्रिक भी देखा गया। मैं मेरा पहले बड़ा मन था, क्योंकि हाँ। आपको तो मालूम है मैं पामिस्ट्री भी कराता हूँ, और पामिस्ट्री तो मेरे लिए एक एंजॉय है। यस। और लाल किताब का मिक्सअप करके, पर मुझे लगा फिर बाद में कि वो समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा फील हुआ। इसीलिए मैं कैमरे ऑन करवाता हूँ ताकि मैं शक्ल पढ़ सकता हूँ, कि मुझे फिर एक आभास होने लग जाता है कि क्या चीज समझ में आएगी और क्या चीज नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा ना हो कि कहीं अगर मेरे लिए तो 4 स्टूडेंट भी छूट गए 10 में से, जिनको नहीं समझ में आया, तो मेरे लिए फिर वो टेंशन वाली बात हो जाती है। तो मैं चाहता नहीं कि वो पामिस्ट्री में, और उसमें लाल किताब में नियम क्या है पहले ही समझ लीजिए। पामिस्ट्री में पामिस्ट्री नहीं है, वो है पामिस्ट्री देख करके कुंडली बनाना। यस, यही कह रहा था। हाँ जी। अब उसमें पूरी तो पौरुओं पे तो राशियां दी हुई हैं पूरी की पूरी, तो और वो चीज दी हुई है, तो वो उसमें बार बार वो कहते हैं प्रैक्टिस करो, हाथ देख के कुंडली निकालो। अब स्टूडेंट चाहता है कि जी हमारी कुंडली हमारा हाथ देख करके आप ही बना करके दो क्लास में। एक तो सबके हाथ देख के कुंडली बनाने वाली आज समस्या आ जाएगी मेरी जानकारी, और फिर वो मिलाएंगे आज के हिसाब से जो उनकी ओरिजिनल कुंडली है, और वो ग्रह दाएं बाएं होना लाजमी है। और उसमें भी नियम क्या है कि आपने ये नहीं देखना कि आपकी ओरिजिनल कुंडली से मिलती है कि नहीं मिलती, आपने तो ये देखना है आपकी जिंदगी से उसके रिजल्ट कितने मिलते हैं, वो उसके ऊपर है, सिम्टोमेटिक। तो वो जवाब देने मेरे लिए भारी हो जाएंगे कि भाई ये तुम्हारी ओरिजिनल से क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि एक भाव आगे पीछे आना लाजमी होता है उसमें, क्योंकि खुद मेरे से उसमें गलती हो जाती है। गलती इन द सेंस ओरिजिनल में जैसे 9 ग्रहों में से कभी मेरे से 2 ग्रह नहीं मिलेंगे, कभी 3 ग्रह नहीं मिलते, कभी कभी नहीं तो मिलते, उसमें कोई ग्रह आगे पीछे हो जाता है। तो वो मुझे पता है कि फिर सभी स्टूडेंट ये डिमांड करेंगे जी ओरिजिनल की तरह मिला करके दो, और वो मिलने नहीं है तो फिर वो अनसेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाएगी। हाँ, पर मैं पामिस्ट्री के सिद्धांत जरूर इसमें करवाऊंगा, ये मैं जरूर है,
वो उपाय, वो चीजें जरूर लूंगा जो पामिस्ट्री के फरमान्स में लिखी हुई हैं और जो एज ए ज्योतिष जिनका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो, वो जरूर मैं इसके अंदर शामिल। सर ये जो राहु का उपाय है डिप्रेशन वाला, ये शनिवार के दिन करना है खीर का? कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अच्छा। जैसे गुरुजी जो है कि अगर जैसे चिन्ह मिलाने वाली चीजें इसमें हम करवा सकते हैं कि राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की कुंडली में आ रहा है तो उसके शुक्र के क्षेत्र पर जाली बनी हुई है, जो शुक्र का क्षेत्र है वहां पे जाली बनी, तो ये सिम्टम मिल गया। तो इस तरह की चीजें मैं जरूर आपको करा सकता हूँ और उसमें कराने के लिए बहुत कुछ होगा अभी, बिल्कुल चिंता नहीं। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था किसी का राहु डिस्टर्ब्ड है तो वो चांदी का हाथी अपने पास ठोस रखे, तो वो हम पैर की पाजेब में डाल सकते हैं सर? ऐसे हाथ में ऐसे नहीं रखना कविता जी, पहले देखना है कि राहु कौन से भाव में है। राहु हाथी है, पहले उसको देखना पड़ेगा कि वो हाथी कुंडली के किस भाव में। हाथी चीजों को डिस्टर्ब भी कर देता है। अभी पता ना उत्तराखंड के पुराने मुख्यमंत्री को पहाड़ पे चढ़वा दिया था, वो बेचारा पहाड़ी पे बचा, तो हाथी तो था, बस वो हाथी राहु ही है। तो सबसे पहले डायग्नोज करना सीख लो रेमेडी से पहले, ऐसे ही नहीं कोई सुना करके। इसीलिए जल्दबाजी उपाय में मत करो, उपाय करो तो सिंपल कुछ चीजें बेसिक समझ लो। आप मंदिर जाना शुरू कर दो, मंदिर में मत्था नवाना शुरू कर दो, देवी देवताओं को नमस्कार करो, हल्के फुल्के दान पुण्य करो, मीठा बोलना शुरू कर दो, मीठा बांटना शुरू। जो रेमेडीज आपको हार्म नहीं पहुंचाएं ऐसी रेमेडी करना शुरू कर दो। पर ये जो हाथी वाली रेमेडी हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज में आती है, तो इसमें गलती मत खा जाना। गुरुजी जो हमें सुप्त ग्रह को जागृत करना होता है तो ये हमें अपने जन्मकालीन कुंडली को देखना है या वर्ष जन्म कुंडली में भी देखना है और वर्ष फल में भी देखना है। अगर वहां पे सुप्त हो और यहाँ पे वर्ष फल में नहीं आ रहा हो तो हमें उपाय करने चाहिए? नहीं, पहले तो ये देखो क्या उस भाव से रिलेटेड घटना घट चुकी है तो फिर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया किसी के संतान पैदा हो गई है तो इसका मतलब 5वां जाग चुका है, अब उसको जगाने की जैसे किसी का फर्स्ट पर हाउस वर्ष फल में आ जाता है, वर्ष फल में आ जाता है कि ग्रह सो गया है तो उसको कुछ दिनों के लिए आप जगाने के लिए छोटे मोटे रेमेडी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हाउस हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस सुप्त है तो उससे तो कोई रिलेशन नहीं है, वो तो फिर वही हो गया कि उसका जो दिमाग है वही अच्छे से काम नहीं करेगा। तो या तो हमें 28 साल की उम्र पार हो गई है तो वो जाग गया, और कई बार वो और भी अगर नहीं रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर रेमेडी करवा देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी गुरुजी। हाँ लक्ष्मी जी। जी सर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई भी इवेंट घटित करवाना हो तो क्या उस पार्ट को हम लोग आगे एडवांस में लेके चलेंगे कि उस भाव को हम लोग यानी उस इवेंट को कैसे घटित करवाएं, उस ग्रह को मजबूत करें कि ये लक्ष्मी जी बिल्कुल भी कि हमारे हाथ में नहीं होता, कोई भी एक इवेंट घटित नहीं करवा सकता भगवान को छोड़ करके। नहीं सर, जैसे एज ए रेमेडी हम लोग काम करते हैं या हम लोग सीख रहे हैं। बोलिए जी, एज ए रेमेडी हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को संतान की दिक्कत है या किसी को कर्म क्षेत्र की दिक्कत है तो उस बेस पे हम कह रहे हैं। अब तो इवेंट का मतलब क्या, लोग उसको इवेंट का दूसरा मतलब समझ नहीं सर, जैसे मैं कह रहा हूं स्पष्ट करें आप। हाँ, जैसे किसी के पास संतान नहीं है तो हम उस कारक ग्रह को मजबूत करें कि पंचम भाव को स्ट्रेंथ दें, किस हिसाब से काम होगा? सबसे पहले ये तो हो गया जनरलाइज उपाय कि कारक को मजबूती दे दो, पंचम भाव का उपाय कर दो। ये तो ज्योतिषी लोग सोते सोते बताते हैं कि जिन्होंने फीस नहीं देनी होती वो कहता है जी बच्चे नहीं हो रहे, अच्छा 5वें को उपाय कर ले, ये कर ले, उसने देखना नहीं। पर स्पेसिफिक उपाय करने से ही रिजल्ट आएंगे। स्पेसिफिक उपाय कैसे करेंगे, पहले देखिए कि संतान हो क्यों नहीं रही, कारण क्या है। कोई ग्रह टक्कर मार रहा है, कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या कोई ग्रह सोया हुआ है। हो सकता है कारक ग्रह ही सोया हुआ हो, जैसे कारक ग्रह संतान का केतु है, कहीं वो तो नहीं सो रहा, कहीं गुरु पुत्र संतान का कारक है, कहीं वो तो नहीं सो रहा।
तो आपने उन मुद्दों को भी देखना है, उन पॉइंट को भी देखना है कि किस कारण से संतान नहीं पैदा हो गई, किस ग्रह की अड़चन की वजह से संतान पैदा नहीं हुई। जैसे अगर केतु पिटेगा, केतु पिटने का मतलब है शुक्र अपने आप खराब हो जाता है, केतु पिटते ही शुक्र भी खराब हो जाता है। और अब केतु को ठीक करना है तो गुरु को इलाज कर दो, गुरु के ठीक होते केतु ठीक हो जाएगा, और केतु ठीक हो गया तो शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये संतान का कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ संतान के लिए मैं बता रहा हूँ, संतान के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को संतान पैदा नहीं हो रही, खास करके पुत्र संतान पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब केतु अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा, और उसकी बुनियाद कहाँ छिपी है? गुरु के अंदर उसकी बुनियाद छिपी, कहीं ना कहीं गुरु भी डिस्टर्ब है, इसीलिए तो केतु ने अच्छे परिणाम नहीं दिए। गुरु भाई केतु डिस्टर्ब है, केतु इसलिए डिस्टर्ब है, याद करो उस चैप्टर को, मैंने क्या कहा था? केतु कैसा होगा? जैसा गुरु होगा, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, केतु खराब तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु भी खराब है, तो इसलिए पुत्र संतान नहीं हो रही। तो गुरु का इलाज करोगे तो केतु ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, यानी शुक्र पिट रहा है, तो आप देखो शुक्र क्यों पिट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि को सूर्य देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य टक्कर मार रहा है शनि को, रीजन क्या है? तो उसके फैक्ट फाइंडिंग में जाना है कि, और फिर उसका निचोड़ निकाल के लाना है कि कौन सा ग्रह जिम्मेवार है। पुराने ऋणों को भी, जो हमारे पास्ट ऋण है उनको भी लिखिए, कहीं पितृ श्राप है या गुरु श्राप है, किस वजह से ये चीज नहीं हो रही है, और उनकी सबकी रेमेडी कराने से संतान हो, केवल जनरलाइज से नहीं। और मैंने कहा ना, यहाँ तो ये कंसेप्ट ही नहीं है पंचमेश कहाँ पे बैठा है। ठीक सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सूर्य शनि को ले रहे हैं हम लोग, कि अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है, 100% दृष्टि देख रहे हैं, और शनि 10th में है, तो सूर्य शनि को टक्कर मारेगा, जिसमें कि शुक्र मंदा हो जाएगा या शुक्र अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन अगर सूर्य और शनि की युति चतुर्थ भाव में है तो इसमें मंगल बद्ध हो गया, तो ये क्या दसम पे दृष्टि देगा? और दसम में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, जबकि दसम में कोई ग्रह नहीं बैठा है। बेशक नहीं बैठा हो, दृष्टि तो जाएगी ना 100%। तो यहाँ पे फिर वैदिक की तरह है, वैदिक की तरह है। जैसे वैदिक में क्या है कि लगन पे कोई ग्रह बैठा तो साथे को दिखेगा ही दिखेगा, चाहे उसमें कोई ग्रह बैठेगा या नहीं बैठेगा। अगर बैठा है तो वो ग्रह भी उसकी दृष्टि में आ जाएगा। और दसम में जैसे अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो वहां पे वो सोया हुआ घर माना जाएगा। क्यों? जब वो दृष्टि आ तो रही है चौथे में बैठ करके। सोया हुआ तो जो भी मानेगा ना, सोया हुआ तो जो भी माना जाएगा जब कोई ना दिख रहा हो। ठीक है, चलिए विश्वामित्र जी आपने कुछ पूछना है? सर मैं ये पूछ रहा था, लोग टक्कर वाला कॉन्सेप्ट तो पकड़ रहे हैं, लेकिन षडाष्टक पकड़ेंगे तो वैसी पकड़ में आ जाएगा ये तो। हाँ, पकड़ में बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर के चीजें वही आनी है, नेट रिजल्ट तो निकलना है जी। बस इसमें क्या है कि थोड़ी चीजें आसान है। लाल किताब में होता क्या है कि 5-6 महीने अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये फिर बहुत इजी लगने लगेगा। सर दूसरा क्या, जैसे दृष्टि, जैसे दशा का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या इसमें, या अभी आएगा? दशा का आएगा। अच्छा, क्योंकि अब जैसे एक सर कुंडली आई थी जिसमें 3rd हाउस में राहु है और 10th में क्या है, मरकरी, वीनस, शनि तीनों है। तो ये एक तरह से षडाष्टक तो बन गया और राहु की दशा चालू हो गई है उसकी। हाँ, अब देखो ये राहु ने 8वीं तरह से टक्कर मार दी, तो ये 3 ग्रहों को राहु अकेला डिस्टर्ब कर रहा है। 3 ग्रह दसम में बैठे हैं, तो आपने 3 ग्रहों के नाम में ये देखना है, और 10वें ग्रह में एक चीज, 10वें भाव में एक चीज और देखनी है। 10वें भाव से ही देखा जाता है कुंडली अंधी है या नहीं। एक कंसेप्ट है अंधा टेवा। अंधा टेवा जो होता है दसम भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठ जाएं जब, और वो अगर एक दूसरे के दुश्मन हो, कोई भी 2 ग्रह ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे के शत्रु हों, तो वो कुंडली अंधी हो जाती है। अंधी का मतलब ये होता है दसम भाव डिस्टर्ब हो गया, कर्म क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया। मरकरी, वीनस और शनि है इसमें ना। हाँ, तो मरकरी, वीनस, शनि, तो इसमें तो खैर ये मित्र ही हैं आपस में, ये अंधा नहीं है। सूर्य शनि आ जाए तो गुरु और बुध आ जाए
हाँ गुरु और बुध 10वें में आ गए तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और ये 10वें में बैठ गए तो ये अंधा टेवा बना देगा। सूर्य शनि एक साथ 10वें में आ जाए तो अंधा टेवा बन जाएगा। गुरु शुक्र सूर्य और राहु एक साथ आ जाए या राहु चंद्रमा एक साथ आ जाए अंधा टेवा हो जाएगा। मतलब दो शत्रु होने जरूरी है। सर कंफ्यूजन ये था कि थर्ड हाउस का राहु मल्टी मिलियनर बनाना चाहिए इसको। नहीं, 8वीं से टक्कर मार के तीनों ग्रहों को ये खराब करने के कगार पे लेके जाएगा। अच्छा, क्योंकि दशा भी लग गई ना इसकी ऑलरेडी, मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल इस बंदे की दशा लगे हुए राहु के, तो रिजल्ट आ नहीं रहे इसको। इसमें ये होता है अंधे टेवे में कि व्यक्ति के साथ जब ये जैसे आपने बताया ना, तो उसको आपने ऐसा समझना चाहिए कि उस समय वो कंफ्यूजन के अंदर गलत डिसीजन ले सकता है, नौकरी बदल, या आप इसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में डायरेक्शनलेस फील कर रहा हो कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। दिमाग में 2-3 मुद्दे एक साथ चल रहे होंगे और वो उसको लगता है पता नहीं मैं क्या करूं और क्या ना। मतलब राहु की कोई गारंटी नहीं है 50 करोड़ का आदमी बना दे इसको। वो तो अलग ही योग हैं जो लाल किताब में बनाए गए हैं। नहीं सर, आग बंद करके बोल दे, आग बंद करके बोल देते ना कि थर्ड हाउस का राहु है, चल 9 में केतु पहुंच गया, चल मौज ले। नहीं, ये तो गलत कंसेप्ट है कि राहु तीसरे में देखो और आप किसी को 50 करोड़ 100 करोड़ का बता दो, तो कंसेप्ट ही गलत है। जी वो ऐसे नहीं होता। मेरा खुद का राहु जो है तीसरे भाव का है, 50 करोड़ तो छोड़ो या 5 करोड़ में ही रोड़े हो रहे हैं। सर वो तो आप बताओगे नहीं ना, अब चक्कर ये है, अब कुछ अब कुंडली तो सच बोलेगी ना। पर हाँ, 50 करोड़ वाला मामला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी सर। चलिए चलते हैं अब लोग, कल मिलते हैं बाकी लोगों को कल कुछ गुरु और। जी उसका शेड्यूल बताइएगा थोड़ा सा, क्या होगा? यही सेम शेड्यूल होगा राजेश जी। संडे को यही 11:30 बजे और संडे का। हाँ सेम। आशुतोष से कहें कृपा करें। हाँ कृपा करें। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाली थी। सर ये लाल किताब का जो अपना बैच है, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? नया वाला जो बैच रहेगा सेम बिल्कुल सेम पैटर्न। आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि अभी कोर्स खत्म हो गया। कोर्स खत्म होते नए में एंटर कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मतलब अपना इस मंथ में भी कोर्स एंड अप हो जाएगा। हाँ। और सर वो कितना लंबा चलेगा, एक थोड़ा टेंटेटिव आइडिया हो तो? कम से कम 5 सालों तक सिखा सकते हो। 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।